अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर 2 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन मींस। जो सब्जेक्ट है ये आज मतलब तकरीबन हमारा जो चैप्टर है नहीं उसके बारे में होने वाला है। तो हो सके आपको पहला, अगर आपने पहला चैप्टर देखा तो आपको समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछी होगी। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? अगर आप लोग की पढ़ रहे हो ना इसी से, तो इसका मीन्स आप 17 to 20 की एज में होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैनेजर का पता होगा कि मैनेजर क्या होता है। कोई भी कंपनी होती है ना तो उसमें मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है ना जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक अगर मैं आपको आपके घर की एग्जांपल दूंगा तो आपकी अम्मी जो होती है ना वो कुकिंग को भी मैनेज कर रही होती हैं। वो देख रही होती है कि रोटी टाइम पे आ रही है, बच्चे टाइम पे सो रहे हैं, उनके मतलब जो भी आप लोग टाइम पे सो रहे हो, आप लोग सुबह टाइम पे स्कूल जा रहे हो। तो आपकी अम्मी घर की एक मैनेजर होती हैं। वो हर चीज़ को देख रही होती हैं, वो डिसीजंस ले रही होती हैं कि यार बच्चों को किस वक्त रात को सोना है, कब सुबह टाइम पे उठे। वो प्लानिंग कर रही होती है कि कब हमने नानों के घर जाना है, जो हमारे इधर होता है। वो कंट्रोल रख रही होती है अपने बच्चों को कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो ये सब काम आपकी अम्मी कर रही होती हैं, तो उनको हम कहेंगे एज अ मैनेजर। इसी तरह अगर एक घर में मैनेजर की ज़रूरत होती है, एक घर में एक अम्मी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हर बिज़नेस में भी एक मैनेजर की ज़रूरत होती है और हर हालत में होती है। क्योंकि अगर बिज़नेस में एक मैनेजर नहीं होगा तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। तो फिर जो चीज़ें होंगी ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और जो बिज़नेस जिस काम के लिए बना था वो नहीं अचीव हो सकेगा। तो यही काम मैनेजर के आप लोग यहाँ पर थ्योरी में पढ़ सकते हो। जो मैंने बोला है सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। जो सही टॉपिक शुरू हो रहा है वह यहाँ डिसीजन मेकिंग से शुरू हो रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल पढ़ाने से पहले मैं आपको डेटा एंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अगर लफ्जी मैं आपको तर्जुमा बताऊँ ना, मीनिंग बताऊँ, तो डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, ठीक है। रॉ फैक्ट्स मीन्स, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम आप लोगों की क्लास है AFD की, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे व्यूज़ आ रहे हैं 100 व्यूज़, ठीक है। और 100 व्यूज़ में से ना 100 के 100 बच्चे पास कर देते हैं। कुछ के 90 आए होंगे, कुछ के 80 आए होंगे, कुछ के 70 आए होंगे। अब मैं अपने भाई को बता रहा हूँ कि, या मैं अपने अब्बू को बता रहा हूँ, या किसी को भी अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि यार मेरे 100 व्यूज़ सुन के 100 में से 100 के मार्क्स, 100 ने पेपर पास कर लिए। अब ये जो मैं उसको बता रहा हूँ ना, इट्स अ डेटा। इससे वो कोई भी मतलब कोई भी उस इससे यूजफुल मीनिंग नहीं उठा सकता कि यार कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं। मैं कुछ भी इस तरह का नहीं बता रहा। मैं आप उसको सिर्फ बता रहा हूँ जो 100 बच्चे थे ना उन्होंने पास कर लिए। अब मैं उसको इस तरह बताऊँ ना कि जो 100 बच्चे थे ना, मेरे जो 100 व्यूज़ आ रहे थे, जो 100 स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे थे, उनमें से 30 क्या नाम है, अबव 90 लिए 10% ने, अबव 80 लिए 50% ने, अबव 70 लिए 20% ने, अबव 60 लिए इतने परसेंट ने। तो वो फिर एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब ये डेटा प्रोसेस्ड हो गया। अब मैंने जो पहले उसको एक बात बताई थी ना कि मेरे जो 100 स्टूडेंट्स उन्होंने पास कर लिए, इट वॉज अ डेटा। मतलब ये डेटा था, इसका कोई मतलब उससे कोई यूज़फुल फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि हाँ यार मेरे 100 स्टूडेंट्स उनमें से बिलो 90 इतने आए हैं, अबव 90 इतने हैं, अबव 80 इतने आए हैं, तो अब उससे एक पूरी जो डेटा था ना, जो पूरा डेटा था वो एक प्रोसेस फॉर्म में उसको पता चल गया। अब इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? अब उसके पास इन्फॉर्मेशन है ना, तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि वो कहता है कि यार मुझसे जिस स्टूडेंट से पढ़े थे ना, तो उसमें जो अबव 90 10% थे, अब उन 10% को मैं एक लैपटॉप गिफ्ट करूँगा। जो अबव 80 थे मैं उनको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा, ठीक है। अब तो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बन गई है, तो अब उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो डेटा ही रहता तो वो किस तरह अगर गिफ्ट देना चाहता था तो वो किस तरह अनाउंस करता है कि मैं यार वो किस बंदे को लैपटॉप दूंगा, किस को मोबाइल दूंगा, किस को मैं साइकिल दूंगा, मोटरसाइकिल दूंगा, किस तरह दूंगा। लेकिन जब मैंने उसको एक प्रोसेस फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र किया है कि अबव 90 इतने, अबव 80 इतने, तो अब वो उससे एक यूज़फुल काम ले सकता है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको अगर बताऊं कि मेरा एक चैनल है, ये यूट्यूब चैनल जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लर्न ACCA विद मूवीज़। अब मेरा एक मैनेजर है, मैंने अपने एक मैनेजर रखा है जो कि मेरे लिए डेटा बनाता है कि मेरे से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितनों ने पास किए। अब वो मैनेजर मुझे आके बताए ना, मेरी वीडियोस को देखे, मेरे वीडियोस के कमेंट्स देखे और कहे यार आपकी वीडियोस जिन्होंने देखी सब ने पास कर लिए। ठीक है, मैं कहूँगा सब ने पास कर लिया, लेकिन मैं एक वो कहूँगा यार किसने किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसने कितने कोई पोजीशन वगैरह ली है, या कोई अपने लिए मेरिट सर्टिफिकेट किया है, कुछ किया है, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। अब अगर मुझे मैनेजर आके कहे कि यार आपकी जो वीडियोस देखते थे ना स्टूडेंट्स, उनमें से 80% ने पास किया है और उस 80% में से 10% जो थे वो अबव 90 थे, अबव 80 20% थे। अब मुझे एक यूजफुल तरीके से अब जो इन्फॉर्मेशन थी ना, जो डेटा था वो मिला है। अब इसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। अब मैं इसमें से डिफरेंट काम ले सकता हूँ। मैं अपने टीचर को जाकर बता सकता हूँ जिनसे मैंने पढ़ा है कि सर मैंने आपसे पढ़ा और मैंने आगे मुझसे 80 90 स्टूडेंट से पढ़ा और उन्होंने इतने इतने मार्क्स से पास किए।
तो इससे मैं अब एक यूज़फुल पूरा एक काम ले सकता हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का मीनिंग समझ आ गई होगी। जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो नीचे जो लोअर तबके के मतलब लोअर पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो सारा डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एक यूज़फुल तरीके से उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद वो मैनेजर्स तक जाता है और फिर वो सीईओ तक जाता है, तो तब उसको पता चलता है कि यार हमारी किस शहर में कितनी सेल हुई है, कितना क्या हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें आप इसमें लिंक है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर है, ठीक है, और उस घर में ना अब चाहिए एसी, गर्मी आ गई और एसी चाहिए। ठीक है, अब आपकी अम्मी अबू बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एसी लेंगे। इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। हम कहेंगे यार गर्मी आ गई, अब हर साल गर्मी आएगी तो हम एसी लेते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इसी तरह अगर वो कहें कि यार आज 2 रोटी आनी चाहिए, 3 रोटी आनी चाहिए, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जो कि छोटे टाइम के लिए होती हैं। मतलब कंपनीज के हिसाब से देखें तो डे टू डे जो होती हैं या मैक्सिमम 1 ईयर तक जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, और जो ज़्यादा टाइम तक 3-4 साल तक लिए जाते हैं, 5 साल, उनको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, मैं आपको इन तीनों का मतलब समझाता हूँ, इन तीनों को आपस में लिंक करके बताता हूँ। अब आपके घर में अम्मी अबू ने डिसाइड कर दिया कि वो एसी लेंगे। अब वो प्लान करेंगे कि हमने एसी जाके कहाँ से लेना है, हमने हायर से लेना है, हमने ग्री से लेना है, हमने किधर से लेना है, ये एसी के ब्रांड्स है, हमने किधर से लेना है और कितना मैक्सिमम हमारे पास बजट है। 1 लाख रुपए है, हमने 1.5 टन लेना है, हमने 2 टन का एसी लेना है, हमने 1 टन का एसी लेना है, हमने वो एक विंडो वाला एसी आता है वो वाला एसी लेना है, हमने वो सही वाला एसी लेना है, हमने इन्वर्टर लेना है। वो सारा होगा प्लानिंग में, वो बैठ के प्लान करेंगे। सबसे पहले होगा डिसीजन कि हमने एसी लेना है, फिर वो करेंगे प्लान हमने कितने का लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, अब वो प्लानिंग कर ली। अब इसके बाद आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल में क्या होगा कि अब वो जब एसी लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो उन्होंने जो प्लानिंग की होगी, जो उन्होंने डिसीजन किया होगा कि एसी लेने गए हैं हम लोग, ग्री का एसी लेना है, हमने इस स्टोर से लेना है, अब उस पर कंट्रोल करना है। ये नहीं कि वो बाजार जाए, एसी लेने गए और वो लोग फैन उठा के लें, एसी लेने गए और वो टीवी उठा के लें। इसलिए उनको कंट्रोल भी करना है, जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो उन्होंने डिसाइड किया था उस पर एक कंट्रोल भी करना है। लाइक अब मैं आपको रोटी की एग्जांपल दूँ शॉर्ट टर्म डिसीजन से, कि रोटी लेके आनी है 3 रोटियाँ। अब प्लानिंग में होगा कि अब बाजार में 20 रुपए की भी रोटी मिलती है, 15 रुपए की रोटी मिलती है। अब एक रोटी होती है वो तंदूर वाली, एक होती है वो फुल्का टाइप रोटी होती है, पराठा टाइप जो रोटी होती है, एक वो भी मिलती है। अब इन्होंने प्लान किया कि नहीं हम लोग तंदूर वाली रोटी खाएंगे। ठीक है, अभी प्लान हो गया। अब वो जब बच्चा बाहर गया रोटी लेने के लिए या अम्मी अबू में से कोई रोटी लेने बाहर गया, अब वो ये नहीं कि रोटी लेने गया और बिस्किट उठा के लें, रोटी लेने गया और दही उठा के लें। वो रोटी लेने गए तो वो रोटी ही लेके आएंगे ना। अब रोटी लेने गया तो हमने प्लान किया था कि हमने तंदूर वाली रोटी खानी है, तो अब जो रोटी लेने गया तो हमने तंदूर वाली रोटी लेंगे, हम वो दूसरी वाली रोटी नहीं लेंगे जिसके बारे में हमने कहा था कि हम ये वाली नहीं खाना चाहते। तो इसलिए कंट्रोल भी ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग भी ज़रूरी है, प्लानिंग भी ज़रूरी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो मैंने शायद किट की वीडियो, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया तो मैंने किट के वक्त भी दी थी, कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आप हॉस्टल में आपका हर मंथ 12,000 एक्सपेंडिचर होता है और एक महीना 13,000 एक्सपेंडिचर हो गया। अब आप बैठोगे, आपको कि यार ये 12,000 से 13,000 क्यों है, आप डिसाइड करोगे कि इसको मैंने वापस 12,000 करना है। अब फिर आप प्लानिंग करोगे कि मैंने क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की थी, क्या ऐसी फजूल खर्ची की थी जिसके वो 12,000 से 13,000 रुपये हो। आप प्लान करोगे जो फजूल खर्ची है उसको कम से कम करने की कोशिश करोगे, ये प्लान हो गया। अब आपने प्लान भी कर लिया, डिसीजन भी कर लिया। अब जब वो महीना शुरू होगा तो आप अपनी जो प्लानिंग होगी उस पर कंट्रोल रखोगे। जो आपने सोचा होगा कि मैं ये चीज़ पे फजूल खर्ची नहीं करूँगा, अब आप उससे बचने की कोशिश करोगे, आप वो चीज़ नहीं लोगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आता है कि द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ फीचर्स, देखो हर इंसान के अपने कुछ फीचर्स होते हैं। मैं मुइज़ हूँ, ठीक है, मेरे भी कुछ फीचर्स होंगे। आपका नाम है हसन, आपके भी कुछ फीचर्स होंगे। आपका नाम है मशहूद, आपके भी कुछ फीचर्स होंगे। तो हर बंदे के अपने फीचर्स होते हैं कुछ। इसी तरह इफेक्टिव मतलब अच्छी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट मतलब जो कंपनीज यूज़ होती है और जो इंफॉर्मेशन होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। रेलिवेंट, देखो रेलिवेंट होना चाहिए। अब मैं रोटी लेने का हमने डिसाइड किया, हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन था कि हम रोटी लेने जाएंगे। अब उसमें हम प्लानिंग में बैठ के रोटी की बात करें और दही की तो बात करेंगे नहीं, हमने रोटी की बात करनी है ना। जो हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, जो हम प्लानिंग में इन्फॉर्मेशन इधर से इकट्ठी करेंगे, वो हम रोटी के बारे में इकट्ठी करेंगे। कितनी तरह की रोटी बाजार में मिलती है, ये तो नहीं हम कहेंगे हमने रोटी की डिसाइड किया कि हम रोटी खाएंगे और हम चिकन के बारे में बात करना शुरू हो जाएंगे। मार्केट में कौन कौन सा चिकन मिलता है, चिकन कढ़ाई मिलती है, मलाई चिकन बोटी मिलती है, कौन कौन सी चिकन टिक्का मिलता है। हमने रोटी के बारे में ही बात करनी है कि तंदूर वाली रोटी मिलती है, वो पराठा
वाली रोटी मिलती है, बाहर से कैनन्स की वो पराठा मिलते हैं जो कि वो फ्रीज आइटम्स होते हैं जिनको हमने सिर्फ फ्राई करने होते हैं। हमने इसी के बारे में बात करनी होती है। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी लेवल। यार अब हम एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर इसलिए रहे हैं कि हमारे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाए, हम आसानी से अपने जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसमें इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल jargons जिसे कहते हैं मुश्किल वर्ड, वो नहीं होने चाहिए कि अगले बंदे को समझ ही ना आए कि हमने क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैनेजर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आए कि वो मैनेजर कहना क्या चाहता है यार। इसके बाद आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑफ स्टैंड, मतलब रिलायबल इस तरह होनी चाहिए कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो सच्ची भी तो हो ना। ये तो ना हो कि हम कोई अपने आप से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मतलब अब चिकन मलाई बोटी, अब पेशावर में ना बटर चिकन नहीं मिलता, ठीक है, इंडिया में मिलता है मोस्टली, या बाहर दूसरे सिटी में मिलता है। हम कहें यार बटर चिकन भी बाजार में मिलता है और हम कहें चलो हम बटर चिकन खाएंगे। अब बाजार में हम निकल गए, हमारी चीज़ तो हमारी रेलिवेंट थी, वो चिकन से रिलेटेड है बटर चिकन, लेकिन अब पेशावर में मिलता नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका, वो रिलायबल ही नहीं होगा। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबल। ये वही डिफिकल्टी लेवल पे आता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। अब चिकन की बात करें और हमने कोई ऐसा नाम ले लिया है, अरबी में हमने कह दिया कि कोई चिकन कढ़ाई का अरबी में कोई नाम है, ठीक है। अब हमने कहा हम अरबी में नाम लेके कहते हैं हम ये खाएंगे। अब हमें क्या पता है कि यार अरबी हमें तो आती नहीं है, अब हमें क्या पता है कि आप ये कौन सा बंदा ये कौन सा चिकन खाना चाहते हैं। यहाँ पर jargon लिखा हुआ भी है, ये मुश्किल वर्ड्स को कहते हैं, टेक्निकल मुश्किल जो वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है। इसके बाद आता है कंप्लीट। कंप्लीट भी तो नहीं चाहिए ना, हम कहें कि चिकन हम खाना चाहते हैं, बताओ यार पूरा चिकन खाओगे, हाफ चिकन खाओगे, एक पीस चिकन खाओगे, क्या करोगे। ये तो नहीं है कि हम चिकन खाएंगे, कितने चिकन खाओगे, 2 चिकन खाओगे, क्या करोगे। तो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। अब हमने रात का खाना खाना चिकन, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि हम ये डिसाइड करें कि हम सुबह के वक्त डिसाइड करें, जब रात का टाइम गुजर गया हम सुबह डिसाइड करें कि हमने रात को खाने में क्या खाना है। और भाई रात का टाइम तो गुजर चुका है जब आपने खाना खाना था। तो टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये ना हो कि टाइम गुजर जाए और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वो एक कोट भी है, प्रोवर्ब है शायद, अब पछताई क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी तरह ये टाइमली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए यार, इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम चिकन खाएंगे तो हमने कोई ऐसा वर्ड साथ यूज़ कर लिया कि जो हमें समझ नहीं पड़ रही हो कि अब ये पूरा चिकन खाना चाहता है, हाफ चिकन खाना चाहता है। अब एक बंदे उसको, हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा सर्वेंट है, ठीक है, मेड है हमारे घर, उसको इंग्लिश नहीं आती, हम उसको कहें हम फुल चिकन खाएंगे। अब वो बाजार जाता है, वो कहते हैं यार ये फुल चिकन क्या होता है। अब उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रही कि फुल चिकन क्या होता है। अब हम उसे कहेंगे पूरा चिकन लेके आओ तो उसे समझ आएगी। हम उसे कहेंगे आई वांट ईट हाफ चिकन, अब वो सुन तो लेगा, वो आपकी बात मान तो लेगा, वो बाजार भी चला जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी हाफ चिकन क्या होता है और आई वाना ईट क्या होता है, ठीक है। वो कहेगा शायद किसी को गिफ्ट करते हैं, वो पैक करके ले आए चिकन। तो इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक कंसिस्टेंट तरीके से चलना चाहिए। मतलब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँ तो रोज़ाना मेरी एक वीडियो अपलोड हो रही है, तो कंसिस्टेंट चल रहा हूँ मैं रोज़ाना, मतलब अपनी जो रूटीन है उसको ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव हो रही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको शुरू में बताया था, एक कोक और पेप्सी की एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बना नहीं बैठाएंगे तो वो 20 रुपीज़ मार्केट में महंगी जाएगी। लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के बंदा बैठाने की वजह से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो 130 की बजाय मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को बिठाने की वजह से जो उसके एक्सपेंसेस है वो 40 रुपये हैं, तो वो 150 की हो गई है बॉटल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे हमारा जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का जो फ़ायदा है वो जो अगर देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करें और हमारे जो सेविंग हो रही है वो 20 रुपीज़ है और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का जो एक्सपेंस है वो 30 रुपये है, तो क्या फ़ायदा है। हमें तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, उस 20 रुपये को बचाने की बजाय हम 10 रुपये एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। 20 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपये हम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का जो फ़ायदा है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कॉस्ट उसके फ़ायदे से ज़्यादा ना हो, समझे। इसके बाद आता है सोर्सेज एंड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कहते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा देखो, अब हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमने डेटा इकट्ठा किया है कि यार अच्छा चलो हमारी एक क्लास है, ठीक है, उसमें रिजल्ट आया है। अब हमसे प्रिंसिपल ने हमारे टीचर से पूछा है कि बताओ कितने % बच्चों के कितने % मार्क्स आए हैं, कितने % बच्चों के कितने % मार्क्स आए हैं। तो उस टीचर ने बैठा है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उससे सारा डेटा एंटर किया, उसने इकट्ठा कर लिया। अब ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमसे मांगा गया था और वो यूज़ हो गया।
अब ये डेटा 2-3 साल बाद एक टीचर से उसका भाई पूछता है कि यार बताओ तुम्हारी क्लास का रिजल्ट क्या आता होता है वैसे। अब वो 2-3 साल 4 साल पिछले 10 साल का डेटा उठाता है और वो कहता है ये देखो यार मेरा तो इतना इतना डेटा का रिजल्ट आया। तो यार ये जो डेटा उसने बनाया था ना वो तो उस भाई के लिए नहीं बनाया था ना, वो डेटा जो बनाया था वो तो प्रिंसिपल को हर साल बताने के लिए बताया था कि जब वो अवार्ड सेरेमनी करे तो उन बच्चों को गिफ्ट दे सके जिनके मार्क्स मोर देन इनफ हैं। लेकिन जो डेटा वो अपने भाई को बता रहे हैं वो अब उसको कहेंगे हम सेकेंडरी डेटा। क्योंकि सेकेंडरी डेटा इसलिए हम कहेंगे क्योंकि वो उस पर्पस के लिए नहीं बना था। ठीक है, इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें थीसिस लिख रहे हैं, अब उस थीसिस में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वेबसाइट से इधर उधर से, उसको बाद में हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी डेटा है क्योंकि हम लोगों वो जो डेटा इंटरनेट पर पड़ा है वो हमारे लिए नहीं पढ़ा था, वो ओपन वर्ल्ड के लिए पढ़ा था। वो इसलिए नहीं आया था कि यार मुइज़ बनाएगा अपनी थीसिस ओबीयू की डिग्री के लिए, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स की जो डिग्री आती है सीसीए में, तो वो उसके लिए यूज़ करेगा। नहीं 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 नहीं, उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद तो कुछ और था उस डेटा को ऑनलाइन वेबसाइट पे लाने का। क्या पता उनका मकसद ये हो कि हम ये डेटा करेंगे तो हमें वेबसाइट से पैसे मिलेंगे तो हम अर्निंग करेंगे। क्या पता उनका ये मकसद हो। तो इस तरह के डेटे को जो कि किसी और पर्पज़ के लिए बना हो या जो एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ हो, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आता है इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको ये थीसिस एग्जांपल देता हूँ कि अब हमने एक थीसिस लिखनी है, ठीक है, ओबीयू की डिग्री के लिए। अब उसमें ना हमारा एक ऑफिस, हमने ऑफिस स्टार्ट किया, उस ऑफिस के ऊपर ही हम थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, कि टैक्स के ऊपर हम एक थीसिस लिख रहे हैं, हमारे ऑफिस का एक टैक्स है, हम उस पर थीसिस लिख रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उस थीसिस को लिखने के लिए हमें अपने ऑफिस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि यार हमारा ऑफिस कितना पर मंथ टैक्स जनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन हम इंटरनली उठाएंगे ना, इंटरनली डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे ना, इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो डेटा हम टैक्स के रूल्स पढ़ेंगे, टैक्स की पॉलिसीज पढ़ेंगे, वो तो हमने नहीं बनाई ना, वो तो गवर्नमेंट ने बना के डाली है। वो तो गवर्नमेंट की जो बजट बनता है उसके अंदर सारी टैक्स की पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल एक्ट आती है उसमें सारी पॉलिसीज आती हैं। वो तो हम बाहर से उठाएंगे ना। तो उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है ना कि लिखा होता है कि यार एम्प्लॉयज़ दिए होते हैं, न्यूज़पेपर दिया होता है, इंटरनेट दिया होता है, बताओ इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये सारे इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वेबसाइट हो गई, कोई जर्नल्स हो गए, मतलब जो वो अखबारात टाइप कुछ चीज़ आती है, वो बुकलेट्स जो होती है, उसको जो हम कहते हैं ना, वो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लिखा होता है कि यार एक वो लिखा हुआ है, एक प्रोसेस लिखा हुआ, कहते हैं कि बताओ ये डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है या कंट्रोल है। तो वो जब आप लोग इन तीनों पढ़ोगे, मेरी बात है उससे आप लोग समझोगे, इन तीनों को आप खुद इधर थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका FA1 है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका मैनेजमेंट का पेपर है, MA1 MA2 F2। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उसमें हम जो होता है पास का डेटा इस्तेमाल करते हैं, पूरे साल में जो हुआ होता है वो सारा इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारा फाइनेंशियल डेटा होता है, मॉनेटरी डेटा होता है, मतलब जो पैसों के रिलेटेड होता है। लेकिन इसी के ऑपोजिट हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पास डेटा भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर डेटा भी यूज़ करते हैं। इसमें नॉन मॉनेटरी भी होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों होता है, पैसों की भी बात करते हैं, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों की बात होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा है जो कि हम डिफरेंट अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। नेम से हमें समझ पड़ी है, कॉस्ट, डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर में बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, इन चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब जो बंदा बैठा होगा, अगर हमने एक इंडस्ट्री खोली और उसमें एक बंदा बैठा है जो कि वेजेस की ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनकी जो वेजेस है उनको सारा मैनेज कर रहा है, ओवरहेड्स को मैनेज कर रहा है, तो उससे हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट। अच्छा, ये कहता है कि फाइनेंशियल और ये सारी जो कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरह मैनेजमेंट बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। तो हमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स आते हैं कि हम प्लान्स बना सकते हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, किस तरह ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लान्स, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया प्लानिंग में कि शॉर्ट टर्म भी प्लान होते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स भी होती हैं। ठीक है,
तो वो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस, हम देखते हैं हमारे पास कितना पैसा है, मार्केट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पर यूनिट कितनी कॉस्ट निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से आती हैं। अब लिखा है फाइनेंशियल अकाउंट एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये लिखा हुआ है, ये तो बस आप लोग सिर्फ पढ़ लो, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये आप लोग F1 है सारा। अब कहता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इसमें ये कहा जाता है ना कि ये तीन आपस में कैसे लिंक है, तो ये आप लोग एक बात ध्यान में रख लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको फ्यूचर में भी, F2 MA2 में भी आएंगे कि कॉस्ट अकाउंट हो, मैनेजमेंट अकाउंट हो, कि फाइनेंशियल अकाउंट हो, वो डेटा सेम यूज़ करते हैं, लेकिन उस डेटा को जो प्रेजेंट है ना वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो देखो, 10 रुपये का पेन खरीदा गया, तो ये फाइनेंशियल में जब आएगा कि हमने परचेजिंग की थी 10 रुपये की, या इसकी बॉडी जो है ये हमारी परचेजिंग इन्वेंट्री, हमने इन्वेंट्री परचेज की 1000 पेन की बॉडी, तो ये हमारे पास जो इन्वेंट्री में जाएगा तो वो एज हम लोग यूज़ करेंगे कि हमने परचेजिंग कितने की थी। लेकिन हम इसको मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह यूज़ करेंगे कि हम इस पेन को फिर जब कॉस्ट देंगे पर यूनिट, तो अब इस जो बॉडी की वैल्यू होगी ना, इसको भी उसमें ऐड करेंगे। तो चीज़ें तो सेम है, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंस भी लिखे हैं कि लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड हर हालत में बनाने पड़ती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, और मैनेजमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आता है कि इस मेनली हिस्ट्री होता है, और मैंने आपको बताया मैनेजमेंट फ्यूचर और हिस्टोरिकल डेटा दोनों यूज़ करता है। फाइनेंशियल का एक सिस्टमाइज तरीका होता है, एक पूरा एक आपको तरीका बताया होता है कि आपने इस तरह चीज़ बनानी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी मर्जी है, कंपनी जिस तरह बनाना चाहे, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। इनके फ़ायदे ये हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पैसे वेस्ट कहाँ पर हो रहे हैं, हम इन्वेंट्री किस तरह वैल्यू करेंगे, हम अपनी जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट पहले से एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट आएगा इस साल। ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है एक इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम चीज़ें एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद एक ट्रेनी अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, तो वो मैंने आपको बताया था, पेपर वर्क करना। उसका ये ट्रेनी अकाउंटेंट कभी जाके ये नहीं कहता कि बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं नहीं नहीं, वो ये काम करते हैं कि यार हमारी, हाँ वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि पिछले डेटे को देखते हुए कि हमारी कितनी सेल्स होंगी, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमने सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है। उनको पूरा एक डेटा जो होता है ना, उसको पूरा एक मेजर करना पड़ता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। वो ये नहीं कह सकते कि हमने 10% प्रॉफिट रखना है सेलिंग प्राइस पे, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, वो कंपनी का CEO डिसाइड करेगा कि हर प्रोडक्ट के पर यूनिट पे कितनी परसेंटेज प्रॉफिट रखना है। वो सिर्फ जो ट्रेनी अकाउंटेंट होगा वो फिर प्रॉफिट लगा के उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालेगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का मतलब ये है कि इनको बिजनेस को डिफरेंट चीज़ हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, जहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप लोग एक शॉप खोलते हो, ठीक है, उस शॉप में ना एक चेयर है, एक बेंच है, जहाँ पर वो दुकानदार बैठा होगा। अगर वो दुकानदार सिर्फ ये देख रहा है कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है दुकान को चलाने पे, कितने रुपए की चीज़ें आ रही हैं, तो उस जो चेयर होगी ना उसको हम कहेंगे कॉस्ट सेंटर, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा है कि हमारी जो चीज़ें बाजार से आ रही हैं, जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो कितने की आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट सेंटर। अब हमने उस चेयर के साथ एक और चेयर रखी है जिससे हमने दूसरा बंदा बिठा दिया, अब वो प्रॉफिट निकालता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए उसको कॉस्ट की भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि यार ये पेन आया था 10 रुपए का और इसको हम सेल करें 15 रुपए का, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब जो इस चेयर पे बंदा बैठा होगा ना, उसके डिपार्टमेंट को कहेंगे प्रॉफिट सेंटर। इसी तरह एक तीसरी चेयर बैठी हुई है, वो देख रहा है कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है, जो कॉस्ट लग रही है, जो पैसे हमारे पास बच रहे हैं, अब हमने और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, अब हमने दूसरी ब्रांच खोलनी है कि नहीं। अब वो जो तीसरी चेयर में बैठ के ये चीज़ें देख रहा होगा, जो कॉस्ट भी देख रहा होगा, जो प्रॉफिट भी देख रहा होगा, जो इन्वेस्टमेंट भी देख रहा होगा, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। और इनके मैनेजर्स को कहते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर के मैनेजर को कहते हैं कॉस्ट सेंटर मैनेजर, प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर को कहते हैं प्रॉफिट सेंटर मैनेजर, और इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर को कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर। इसके अलावा आप थ्योरी पढ़ लो तो बस सारी चीज़ें वही हैं कि कॉस्ट मैनेजर जो होता है वो कॉस्ट से सिर्फ रिलेट करता है, प्रॉफिट सेंटर वाला जो होता है मैनेजर होता है वो प्रॉफिट एंड कॉस्ट दोनों से करता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यूज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स तीनों के साथ, चारों के साथ वो रिलेट करता है। इसके बाद आता है कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूरा MA1 का यहाँ से शुरू होता है कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, यूनिट क्या होता है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यूनिट क्या होता है,
कॉस्ट यूनिट एक ऐसी चीज़ है ना कि जो मतलब कोई ऐसी एक चीज़ है जिसके साथ हम जो हमारी कॉस्ट लग रही है ना वो ट्रेसेबल हो, हम उससे वो कॉस्ट मैच कर सकें। जैसे कभी एक पेन है ना, तो ये 1 यूनिट और हमें पता है 10 रुपये का पेन है, तो इसका क्या प्राइस हो गई 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 10 रुपीज़ है, ये कॉस्ट हो गई, और 1 यूनिट तो यूनिट हो गया। तो यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कॉस्ट उसकी निकाल सके, उसको हम कॉस्ट दे सकें, ठीक है। चाहे वो 1 रुपये कॉस्ट हो, कि वो 1 लाख रुपए कॉस्ट हो, या वो 1 करोड़ रुपए कॉस्ट हो, लेकिन उससे हम कॉस्ट रिलेट कर सकें। लाइक मैं आपको और कुछ बताऊं तो एक आप लोग ईद अभी भी गुजरी है, तो आप लोग ईद के लिए गए होंगे, तो आप लोगों ने अपने लिए कपड़ा लिया होगा, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आपने कपड़ा लिया होगा, लड़की हैं तो आप लोगों ने अपने लिए वो 3 पीस सूट होते हैं, 4 पीस सूट होते हैं, जो भी होते हैं वो लिया होगा। अब वो 3 पीस सूट जो है ना, उसकी एक कॉस्ट होती है। देखो वो 3 पीस सूट है, वो 1000 रुपये का, ठीक है। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1000 पर यूनिट है, मतलब 1000 पे एक लड़की का 3 पीस सूट आता है। 2 लड़कियां होंगी तो 2000 हो जाएगा, 3 लड़कियां होंगी तो 3000 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक कॉस्ट यूनिट जो है ना वो 1000 रुपये का, 1 यूनिट की कॉस्ट 1000 रुपये। तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको कॉस्ट यूनिट कह सकते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो 2-3 से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन किससे बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम एक अलग चीज़ है, मीटर पर सेकंड एक अलग चीज़ है, बल्कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर एक 3 अलग चीज़ें हैं। तो कॉम्पोजिट यूनिट्स कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जो 2 से डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होटल है, जैसे कि आप इधर पढ़ लो, इफ़ अ होटल इज मॉनिटरिंग इट्स लॉन्ड्री कॉस्ट देन अ पॉसिबल कॉस्ट यूनिट might be a guest. However, the laundry cost per guest will fluctuate depending on how many nights each guest है। मतलब इसका एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर एक होटल है उसमें लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब उनको कॉस्ट निकालनी है लॉन्ड्री की, तो अब वो पर गेस्ट निकाल सकते हैं कि एक गेस्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। लेकिन अब वो एक गेस्ट पे निकालेंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कुछ गेस्ट 3 दिन रहते हैं, कुछ गेस्ट 1 दिन रहते हैं, कुछ गेस्ट 10 दिन रहते हैं, कुछ गेस्ट पूरा महीना रहते हैं। तो उनको डिफरेंट यूनिट्स अटैच करके निकालनी है। कॉस्ट पर गेस्ट पर नाइट निकालेगा, कॉस्ट पर गेस्ट पर नाइट, ठीक है। कुछ गेस्ट या कॉस्ट पर गेस्ट नाइट, मतलब इस तरह या इस तरह हो सकता है, कॉस्ट गेस्ट नाइट। मतलब गेस्ट जो 3 गेस्ट है ना, मतलब 3 गेस्ट, 4 गेस्ट, 5 गेस्ट, 2 आते हैं, 1 रात, 4 आते। 3 गेस्ट जो थे ना पूरे महीने में उन्होंने 2 रातें रही हैं, 4 गेस्ट थे 1 रात रही है, 5 गेस्ट थे 4 रातें रही हैं। तो टोटल कितनी रातें हो गई, 6, 4 और 5 20। तो ये हो गई 30 नाइट्स टोटल। अगर हम इनको, अब लॉन्ड्री की टोटल कॉस्ट है 1000, अब इसको हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इस लॉन्ड्री की 1000 कॉस्ट को सिर्फ गेस्ट पे डिवाइड करते जो कि हमारे पास बनते हैं 9-12, तो वो एक अलग कॉस्ट आती है और वो गलत होती, ठीक। इसलिए हम कभी कभी कुछ डिफरेंट यूनिट्स मिला के हम लोग पर यूनिट निकालते हैं। या आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि एक ट्रक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका पेट्रोल का खर्चा होता है। अब पेट्रोल का खर्चा उसका किस तरह निकलेगा, पर किलोमीटर भी निकल सकता है और पर टन भी निकल सकता है। अब कुछ टन्स होते हैं, कुछ मटीरियल होता है जो ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करता है, कुछ टन्स होते हैं जो कम किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर हम टन की बुनियाद पे निकाल लेंगे तो वो तो कुछ टन्स को ज़्यादती हो जाएगी ना। मतलब अगर बस है, एक बस ट्रैवल करी है और वो बस पहले पेशावर से निकलेगी, वो इस्लामाबाद जाएगी, ठीक है। पेशावर से निकलेगी और वो इस्लामाबाद जाएगी और फिर लाहौर जाएगी। अब जो मुसाफिर या जो पैसेंजर इस्लामाबाद तक सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं उनको कम कॉस्ट लगनी है, और कुछ पैसेंजर लाहौर तक ट्रैवल करेंगे उनको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर हम कंपोजिट यूनिट्स ही यूज़ करेंगे तो इन दोनों को इक्वल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि अगर 40 कस्टमर पैसेंजर पेशावर से निकल रहे हैं और टोटल कॉस्ट पेशावर से लाहौर जाने की 1000 है, तो इसको हम 40 में डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम कंपोजिट यूनिट करते हैं और हम कहते हैं कि 20 मुसाफिर ऐसे हैं जो इस्लामाबाद तक जा रहे हैं सिर्फ, और 20 ऐसे हैं जो लाहौर तक जा रहे हैं, और इस्लामाबाद 100 किलोमीटर और लाहौर 200 किलोमीटर है, तो इनको हम डबल चार्ज करेंगे क्योंकि ये डबल ट्रैवल करेंगे इन 20 से, और इन 20 को हम सिंगल टाइम चार्ज करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम डबल चार्ज करेंगे क्योंकि लाहौर तक जा रहे हैं, इसीलिए हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं, आप लोग ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को देखो, आप लोग पूरे चैप्टर पढ़ के आओगे, आप लोग जब यहाँ पर की यूनिट्स पढ़ोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर आप लोग को इनमें कोई मसला होगा तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि आप लोगों ने चैप्टर में कोई मसला किया है या मैंने समझाने में कोई मसला किया है कि आप लोगों नहीं समझ सके, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। मैं ऑडियो में या वीडियो में बना के आप लोगों को समझा सकता हूँ। यहाँ पर MCQs है, ये भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है सेकेंड चैप्टर का, और थर्ड चैप्टर होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। यहाँ से आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का जो पेपर MA1
वो सही तरीके से शुरू होगा। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा सही तरीके से, तो वो जो कॉस्ट यूनिट हमने पढ़ा था वो यहाँ से ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। सो होप सो कि आपको ये चैप्टर 2 भी समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।